नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। साथियों, आज जो आप मेरे साथ तस्वीर देख रहे हैं ये सऊदी के प्रिंस की है। सऊदी के प्रिंस जो कि इस समय इनफैक्टो वहां के राजा ही हैं, लेकिन चूंकि राजा जीवित हैं तो आप ही इस समय पूरी सत्ता चला रहे हैं। इनकी और इनके साथ में फीफा के जो चेयरमैन हैं उनकी तस्वीरें, जिनका नाम है गियानी इन्फेंटियानो, इनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। क्यों चर्चाएं हो रही हैं? क्योंकि फीफा को हाल ही में कहा गया है कुछ यूके के वकीलों के द्वारा कि 2034 की जो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी को दी गई है उसे आप एक बार मानव अधिकार के एंगल से भी चेक कर लें। अब ये पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फीफा से कुछ वकीलों के समूहों ने रिक्वेस्ट की है कि सर जी, आप लोगों ने जो सऊदी को 2034 की वर्ल्ड कप होस्टिंग दी, अब आपके दिमाग में आने लगेगा तो फीफा वर्ल्ड कप क्या 2034 सऊदी में होने वाला है? लग तो यही रहा है। इस तरह से सुर्खियां तभी आ रही हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते सऊदी का दाव सबसे मजबूत है। अब जब सऊदी का दाव मजबूत है, आज से 10 साल बाद की तैयारी हो रही है, तो निश्चित ही कुछ इंटरेस्टिंग तो घट रहा है। और चूंकि मानवाधिकारों की बात की जा रही है तो आज के सेशन में हम सऊदी के मानवाधिकार के बारे में भी जानेंगे, फीफा के वर्ल्ड कप के बारे में भी जानेंगे और किस तरह से क्या क्या प्रस्तावित है, सारी बातें जानेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज से 2 साल पहले कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था पुरुषों का, ठीक इसी तरह 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, फिर 2030 में होने वाला है और फिर 2034 में होने वाला है। 2034 के लिए अक्टूबर 2023 में ही आवेदन मांग लिए गए थे। फीफा, जिसका मुख्यालय ज्यूरिक के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये अपने लेवल पर पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के कॉन्टिनेंट्स को ट्राई करता है कि कहां कहां पर इसका आयोजन कराया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल के लिए आयोजित कराया जाता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स है। दुनिया के सबसे ज्यादा देश जिसे देखते हैं, जिसमें मतलब इंटरेक्शन करते हैं, वो खेल है। ऐसी स्थिति में जो भी इसका सफल आयोजक होता है उसे बहुत सारे धन का लाभ होता है, लेकिन आयोजन से पूर्व फीफा की कुछ कंडीशंस रहती हैं जिन्हें भी आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि हमें कितने होटल्स चाहिए, हमें कैसा ग्राउंड चाहिए, हमें एयरपोर्ट की क्या सुविधा चाहिए। तमाम प्रकार की सर्विसेज एक्सपेक्ट करता है फीफा उस देश से जहां पर इसका आयोजन होने वाला है। चूंकि ये आयोजन बहुत महंगा होता है तो कई बार इस आयोजन को कई देश मिलकर करते हैं। जैसे आने वाला 2026 का आयोजन लगभग 6 देश मिलकर करने वाले हैं। इसी प्रकार से 2030 का आयोजन भी लगभग 3 देश मिलकर करने वाले हैं। इस बार वाले 2034 के जो आयोजन की चर्चाएं हो रही हैं, इस 2034 के आयोजन के लिए भी एशिया और ओशिनिया में आता है ऑस्ट्रेलिया, उनको कहा गया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कहा गया था कि बताओ भाई, चाहिए क्या फीफा की आपको मेंबरशिप या फीफा की आयोजनकर्ता बनना है क्या, होस्ट बनना है क्या? तो ऑस्ट्रेलिया ने साफ इनकार कर दिया था। तो जो सबसे प्रबल दावेदार निकल कर आया वो सऊदी ही था, जिसने अपनी तरफ से आवेदन की फाइल डाली थी। ठीक है, तो गल्फ नेशंस में ऑलरेडी कतर आयोजन कर चुका है, तो अब ये दूसरा देश गल्फ कंट्री बन जाएगा, सऊदी अरब। आइए अब इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से जानते हैं। साथियों, फीफा, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फीफा के नाम से जाना जाता है, 1904 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका ज्यूरिख के अंदर है। वर्तमान में 211 सदस्य हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे, जब यूनाइटेड नेशंस में 193 देश ही हैं तो यहां 211 सदस्य कैसे पहुंच गए? तो भाई, यहां पर अन्य वो देश भी शामिल हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस के अंदर मान्यता नहीं मिली है। बहुत सारे कैरेबियन कंट्री बहुत ज्यादा इफेक्टिवली फीफा में पार्टिसिपेट करते हैं। ये करता क्या है फीफा? जैसे इंडिया के अंदर क्रिकेट को मैनेज बीसीसीआई करती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी करती है, ऐसे ही फुटबॉल के लिए एक अंतरराष्ट्रीय निकाय फीफा है, जिसका काम होता है कि ये रूल और स्टैंडर्ड सेट करती है गेम के, साथ ही ये देखती है कि प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन और उनका ट्रांसफर कैसे होना है और फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। फीफा के ज्यूरिख के अलावा भी 6 और जगह पर अपने हेडक्वार्टर्स हैं या कहिए कन्फेडरेशंस हैं जो फीफा से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि कॉनकैफ है, कॉम्बोल है। इस प्रकार से कुल 6 और एसोसिएशन इसके साथ जुड़े हुए हैं।
फीफा के द्वारा कई तरह के कंपटीशंस कराए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा देखे जाने वाला फीफा पुरुषों का वर्ल्ड कप है। हालांकि इसके द्वारा महिला का वर्ल्ड कप, ओलंपिक के अंदर फुटबॉल, साथ ही साथ फीफा अंडर 20, फीफा अंडर 17, इस प्रकार के अन्य खेलों का आयोजन भी करवाया जाता है। ठीक है, ये उन देशों के कुछ सीन हैं जहां पर एक बार या एक से ज्यादा बार टूर्नामेंट्स का आयोजन करवाया जा चुका है, जिन्हें आप कलर कोड से देख सकते हैं, और जहां पर कलर कोड नहीं लगा है वहां पर कोई भी आयोजन अभी तक नहीं हुआ है। अगर सबसे पहले फीफा आयोजन की जो सबसे पुरानी लिस्ट देखते हैं तो वो उरुग्वे की दिखाई पड़ती है, और जो लेटेस्ट आपके सामने दिखाई पड़ रहा है 2022, वो कतर के अंदर आयोजित किया गया था। 2026 कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आयोजित किया जाएगा, लेकिन उसके होस्ट जो कि स्पेन, पुर्तगाल और 2026 जो है ना, वो 3 देशों में, मैं उल्टा बोल गया था, 2030 6 देशों में है, 2026 3 देशों में। 2026 कनाडा, मैक्सिको और यूएस के अंदर आयोजित करवाया जाएगा, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक इसी प्रकार से जो 2030 का आयोजन है, वो उसके मेन होस्ट तो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को हैं, लेकिन जो एनिवर्सरी मैचेस होते हैं, यानी कि शुरुआत के जो मैच हैं, अंतिम जो मैच हैं, जिसके अंदर भीड़ को मतलब मनोरंजन के लिए बुलाया जाता है, मनोरंजन के लिए भीड़ आती है, वो अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में आयोजित कराई जाएंगी। इस प्रकार से यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, 3 कॉन्टिनेंट 2030 में कवर हो जाएंगे। 2026 के अंदर नॉर्थ अमेरिका कवर हो जाएगा। 2014 में साउथ अमेरिका ऑलरेडी कवर इसके अंदर हो रखा है। अब बात आती है 2034 की। तो 2034 की मेजबानी के लिए एशिया और ओशिनिया को बुलाया गया था कि आप लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब ने यहां पर अपनी तरफ से आवेदन किया था। 2022 का कतर फीफा वर्ल्ड कप आपको ध्यान से याद भी होगा, बड़ी ज्यादा इसकी चर्चाएं हुई थी, क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ था, क्योंकि कतर अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। लेकिन कतर जैसे देश को करता हुआ देख, गल्फ के अंदर जो लीडर कंट्री है सऊदी अरब, उसने सोचा यार कतर वालों तुम करा ले गए और हमसे ना हो पाएगा, तो भाई साहब उन्होंने भी इस काम को करने के लिए बिड करने का निर्णय ले लिया। तो अक्टूबर 4 की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया have officially announced their bid to host 2034 फीफा वर्ल्ड कप, कि भाई अपन अब फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करवाएंगे और हम बिडिंग कर रहे हैं। बिडिंग का मतलब जब ये इकलौता ही बिडर था तो ऑब्वियस था कि इसी को ही ऑप्शंस मिलने वाले थे। ठीक है, अब बात आती है कि इसको आयोजित करने के लिए क्या चाहिए होगा, होस्ट को अपने पास किस किस तरह की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। तो साहब इसमें 4 मुख्य पैरामीटर हैं फीफा वर्ल्ड कप को पूरा करते समय जो जरूरी होते हैं। पहला, 40 से 80 हजार दर्शक बैठ सकें ऐसी क्षमता के कुल 12 फुटबॉल स्टेडियम होने चाहिए। 40,000 से 80,000 दर्शकों को बिठाने के 12 फुटबॉल स्टेडियम कम से कम चाहिए। साथ ही साथ टीम और जो रेफरी आएंगे उनके लिए कम से कम 50 ट्रेनिंग ग्राउंड, 72 बेस कैंप होटल्स और 240 से ज्यादा होटल रूम्स की होने की जरूरत है टीम के लिए। इसके साथ साथ जिस शहर में मैच हो रहा है वहां पर दर्शक भी पहुंचेंगे देखने के लिए, तो दर्शकों के लिए कम से कम 1760 से लेकर 8080 होटल रूम्स होने चाहिए, खाली रूम होने चाहिए। जहां पर आप मैच का आयोजन करा रहे हो वहां पर कम से कम इतने रूम अवेलेबल होने चाहिए। और जहां आपका स्टेडियम है, क्योंकि आप 12 जगह पर मैच करा रहे हो, तो हर स्टेडियम के पास कम से कम प्रति घंटे 1450 पैसेंजर आ जा सकें, इतना जबरदस्त तरीके से एयरपोर्ट होना चाहिए। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए जैसे अपने देश में बहुत सारे जब भव्य आयोजन होते हैं, भव्य आयोजनों में चाहे कोई रामलीला, रासलीला या कथा का प्रोग्राम हो रहा हो तो बड़ा बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है। राजनीतिक पार्टियों की रैली हो रही हो तो बड़े ग्राउंड की जरूरत होती है। ग्राउंड के अलावा क्या क्या चाहिए होता है ये पूरी गाइडलाइंस होती हैं। एग्जैक्टली फीफा के आयोजन में दुनिया की जो सबसे ऊंचे लेवल की, मतलब ओलंपिक्स ही है जो फीफा को टक्कर देता है, अदरवाइज तो ये पूरी तरह से लीड करता है। ठीक है, इतनी सब फैसिलिटीज इनको चाहिए होती हैं। ऐसी स्थिति में 2034 के लिए सऊदी ने कहा है कि मैं तैयार हूं, मैं करा लूंगा। अब उनके लिए यह कहा लोगों ने, यानी ह्यूमन राइट्स को लेकर के कुछ यूके के वकीलों ने फीफा से कहा कि आपको मालूम है ना कि जब ह्यूमन राइट का वायलेशन किसी देश में होता है तो आप उस देश को बिड करने के लिए नहीं कह सकते। यहां पर यूके के जिन बैरिस्टर्स में इस नाम का नाम लिया गया, जैसे रॉडनी डिक्सन का नाम लिया जा रहा है, स्टीफन रेवनबर्ग का नाम लिया जा रहा है, इन्होंने अपनी तरफ
से आवेदन किया है कि सर सऊदी अरेबिया का बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के, साथ में लोगों के संगठित होने को लेकर के, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स और माइग्रेशन लेबर को लेकर के, माइग्रेंट लेबर को लेकर के, और मेल गार्जियनशिप लॉ जिसमें महिलाओं को गाड़ी चलाने की भी परमिशन नहीं दी जाती है, महिलाओं के लिए पुरुष का होना साथ में हमेशा जरूरी होता है। इस प्रकार की जो फ्रीडम है वहां पर नहीं है। पता चल रहा हो कि सऊदी अरब में नियम है कि महिलाएं पुरुष के बिना बाहर नहीं निकल सकती हैं। अब आपने फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करा दिया तो वहां पर कोई भाई प्रशंसक मैच का आ गया, महिलाएं एक साथ ग्रुप में आ गई, कोई अकेली महिला आ गई, पत्रकार आ गई, तो उसके लिए सऊदी के नियम तो आड़े नहीं आ जाएंगे। पता चला कि आपने तो करवा दिया और सऊदी कह रहा है कि हमारे नियम मानने पड़ेंगे। दूसरा, इनके यहां असेंबली को लेकर के बड़ा क्रिटिसिज्म है, लोग अपनी मर्जी से इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहां मोनार्किज्म है, यहां राजशाही नहीं है, वो यहां पर लोकतंत्र नहीं है, यहां राजा का शासन चलता है, राजा भीड़ से डरता है, ज्यादा भीड़ एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती है। और दूसरा, आप एक्सप्रेशन के नाम पर पता चले नारेबाजी करने लग गए, वो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब पता चल रहा है कि आपने इनको परमिशन दे दी, स्टेडियम में इकट्ठे हो गए 50-60 हजार लोग और एक साथ राजशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिए, फिर क्या करोगे? तो पहले कंफर्म कर लो कि यहां पर ये करने के लिए इजाजत देंगे या नहीं देंगे। और हां, सऊदी के अंदर जो लेबर काम करने जाता है बड़ी संख्या में इंडिया से लेबर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपने जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज हैं, इन कंट्री से बड़ी संख्या के अंदर लोग जाते हैं। और यहां से जब लेबर पहुंचता है तो वहां की जो स्थितियां हैं, जैसे कतर के केस में आपने सुना था कि बहुत ज्यादा वहां पे टेम्परेचर है, स्थितियां काम करने के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थितियों में जब लोग काम करते हैं पैसे के लालच में तो अपनी जान से हाथ भी गंवा बैठते हैं। उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट वहां नहीं है। लेबर्स को काम कराने के लिए वहां पर कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो आप एक बार कंफर्म कर लो कि स्टेडियम बनवाने के चक्कर में पता चले कितने लोगों की ये लोग जान ले लिए। तो ऐसी बातें इन लोगों के द्वारा यहां पर उठाई गई हैं। अब एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि सऊदी का ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है। तो आइए मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं। देखो, 2022 में 196 लोगों को सऊदी अरब के अंदर फांसी दी गई थी। मतलब आप सोचिए, एक साल में 196 लोगों को, 30 साल का सर्वाधिक था ये, 196 लोग लटका दिए। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया में ड्रग्स को लेकर के, कि अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स को लेकर के यात्रा कर रहा है, ड्रग्स का मार्केट वो कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो दुनिया में कहीं भी ड्रग्स के ऊपर फांसी की सजा नहीं है। इन्होंने ड्रग्स के ऊपर भी लोगों को फांसी में लटका दिया। दूसरा, सऊदी अरेबिया के अंदर 100 पीपल एग्जीक्यूटेड एज अथॉरिटीज कंटिन्यूस रिलेंटलेस किलिंग स्प्री। ये 8 सितंबर 2023 को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में छापा कि साहब इन्होंने 2023 में भी 170 लोगों को फांसी पर लटका दिया। यानी कि जहां इनकी फांसी के नंबर हैं, एक बार 196 हैं 2022 के, 2023 के 170 हैं। बोले इनके यहां पर कानून इस तरह के हैं कि ये कोई भी सजा के नाम पर सर्वोच्च सजा, बोले लटकाओ फांसी पर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फांसी इनके यहां बंटती है। अब बंटती है तो ऐसे देश में ह्यूमन राइट्स का क्या होगा? प्रिजनर्स के भी तो राइट होते हैं, उनके भी तो मानव अधिकार होते हैं। उन मानव अधिकारों की यहां पर कोई पालना नहीं होती है। यहां पर जितने लोगों को मारा जा रहा है, हफ्ते के हिसाब से 4-4 लोगों को फांसी दी जा रही है। दुनिया के लोग सऊदी अरेबिया के बारे में पर्सनल फ्रीडम पर बहुत नेगेटिव इमेज रखते हैं। उदाहरण के लिए यूएस में एक सर्वे कराया गया था जिसमें पूछा गया था कि आप कितने लोग ये मानते हो कि सऊदी अरेबिया के अंदर पर्सनल फ्रीडम है? तो 72% लोगों ने कहा कि वहां कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं है। कनाडा के 74%, मेजॉरिटी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये मानती ही नहीं है कि यहां पर कोई पर्सनल फ्रीडम जैसी चीज है। तो बोले लोग जहां फ्रीडम नहीं मानते, दुनिया भर के देश, इवन टर्की तक इसके अंदर पर्सनल फ्रीडम नहीं मानता। यहां तक कि जो और देश हैं, पाकिस्तान जैसे देश जो यहां पर पिछलग्गू हैं, दान प्राप्त करने जाते हैं, उन जैसे देशों के आंकड़े भले ही सकारात्मक हो जो ये मानते हो कि यहां पर्सनल फ्रीडम है, अदरवाइज आंकड़े तुलनात्मक रूप से नकारात्मक में ही हैं। तो अब आप खुद से सोचो सर कि इनको परमिशन क्यों देनी है? पता चले कि मैच के अंदर ही फांसियां लटक रही हो, लोगों को लटका के ले चल रहे हो, तो कंफर्म तो कर लो। क्योंकि ये लोग अपने खिलाफ बोलने वाले को मारते ही नहीं, गायब ही कर देते हैं। जमाल खशोगी का मामला दुनिया को अच्छे से मालूम है। ये वो व्यक्ति है जो सऊदी के खिलाफ बयान दिया करता था, सऊदी के खिलाफ बयान दिया करता था, अमेरिका में रहकर अखबार के अंदर राइटअप्स लिखा करता था। टर्की की एम्बेसी के अंदर घुसा था, ये टर्की में सऊदी की एम्बेसी में घुसा था अपना पासपोर्ट वगैरह कुछ रिन्यू कराने के लिए।
वहीं पर गायब कर दिया गया। अपने देश में छोड़ो, दूसरे देश में जाके गायब कर आए ये लोग। इसके चलते तो अमेरिका और सऊदी के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। आपको ध्यान हो तो बाइडेन ने जब प्रिंस सलमान से मुलाकात की थी तो यूं बंप करके मुलाकात हुई थी, हैंडशेक नहीं हुआ था। दोनों ने पूरी दुश्मनी को दुनिया के सामने उजागर किया था। बोले साहब देख लो, आप लोग फीफा वर्ल्ड कप आयोजित तो कर रहे हो, पता चल रहा है भीड़ जाए तो सही लेकिन लौट के वापस ना आए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और कारण भी है, और वो ये है कि साहब जिस तरह का यहां का एनवायरनमेंट है, गल्फ कंट्रीज में भयंकर गर्मी है, और उस गर्मी के माहौल में कतर के अंदर जब खेल का आयोजन कराया गया था ना, तो 70,000 से ज्यादा मजदूर लगाए गए थे। 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर के बीच में 15-15 घंटे काम करा करके उनसे बिना प्रॉपर सैलरी दिए काम करवाया गया था। तो मानव अधिकारों के मामले में मजदूरों के साथ मजदूरों के राइट्स पर कोई ख्याल कतर ने नहीं दिया था। अब ये तो उन्हीं का अब्बा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि 2021 में 10 साल के अंदर 15,000, मतलब एमनेस्टी की रिपोर्ट छपी 2021 की, उसमें लिखा कि 10 साल में 15,000 प्रवासी मजदूरों की मौत का मामला सामने आया था गल्फ नेशंस में। 2021 में लिखा गया कि गार्जियन अखबार में एक रिपोर्ट छपी कि 2010 के बाद से कतर में 6500 से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई, और सबसे ज्यादा मजदूर भारत से गए हुए मजदूर थे, 2711 मजदूर। फिर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये हालात हैं यहां पे। मतलब इन दोनों संस्थाओं ने यह कहा है कि वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान मजदूर मरे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कतर में जाकर लोग मरते हैं, यह जानकारी पब्लिक में है। अब सऊदी के भी हालात ऐसे ही होंगे अगर आपने इनको 2034 का टारगेट दे दिया। इनका कोई खेल में बड़ा रुझान नहीं है, ना ये क्रिकेट खेलते, हाल ही में बस इन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी टीम जरूर फीफा में उतारी है, बोले इनके पास कोई खेल का लेना देना नहीं है। अब आप जाकर के इनको काम दे रहे हो। लेकिन साहब लोग खोज कर निकाले कि क्या कारण रहा होगा कि सऊदी ने इस तरह की फीफा वर्ल्ड कप में बिड कर दी, और ऑलमोस्ट वो सक्सेसफुल भी हो गया है 2034 को लेकर। तो फिर नाम निकल करके आया इस व्यक्ति का। अब ये व्यक्ति कौन है? ये फीफा का इस समय का प्रेसिडेंट कह लो, चेयरमैन कह लो, वो व्यक्ति है। इसकी प्रिंस सलमान के साथ, गियानी इन्फेंटानो नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ फीफा कहलाता है ये। इसकी कतर वर्ल्ड कप में सऊदी प्रिंस के साथ की कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिसके चलते आरोप लगा कि इन्फेंटियानो जो है उसकी क्लोजनेस है सऊदी अरेबिया के साथ, जिसके चलते वो 2034 के वर्ल्ड कप की बिडिंग में सऊदी को ही इसकी परमिशन देगा कि तुम इसका आयोजन करवाओ। तो पर्सनल रिलेशंस भी इनके बीच में आ गए हैं। हालांकि मार्केट में जितनी भी कवायद चल रही हैं उसमें सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि जो भी देश इस खेल को आयोजित कराए उसके पास धन की जरूरत है, धन होना चाहिए। अगर धन नहीं है तो ये मतलब गरीबों का खेल नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स बनवाना, इतनी बड़ी संख्या में स्टेडियम्स का बनवाना, होटल्स का बनवाना, ये रातों रात होने वाला काम नहीं है। इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की। तो भाई ऐसी स्थिति में ये बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ यूएस और फ्रेंच पॉलिटिशियंस ने फीफा से कहा है कि कतर के अंदर जिस प्रकार से माइग्रेंट लेबर्स के साथ जो जातियां हुई थी, कृपया करके यहां पर पहले से ही शोर कर लेना। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि सऊदी का विजन 2030 क्या सऊदी को इतना बदल देगा कि 2034 के अंदर सऊदी अपने आप को फीफा के लिए फिट पाएगा। क्योंकि सऊदी के प्रिंस सलमान ने दुनिया को आश्वासन दिया हुआ है कि चिंता मत करिए, 2030 तक सऊदी आपको बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा। हम लोग बहुत हाईटेक तरीके से आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम इतनी ज्यादा सुविधाएं, इतना ज्यादा खुलापन अपने देश में लाने जा रहे हैं कि लोग आने वाले समय में सऊदी आया करेंगे घूमने के लिए। आपको याद होगा इसी के अंदर इन्होंने नियोम सिटी जो दा लाइन करके प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को भी इसी में डाला था। हालांकि वो प्रोजेक्ट किन्हीं कारणों से बहुत डिले चल रहा है। फंड की कमी बड़ा कारण है और ओपननेस इनके पास नहीं है, जिसके चलते लोग इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जो दुबई के अंदर आराम है कि अपराधी हो चाहे व्यापारी हो सब जाकर समा जाते हैं, सऊदी में ऐसा अलाउड नहीं है, किसे जाकर वहां फांसी पर लटकना है। इस चक्कर में इनका विजन 2030 6 साल बाद ही है। देखना होगा क्या निर्माण करते हैं और सऊदी को वाकई में ये फीफा की मेंबरशिप कंटिन्यू रहती है अथवा नहीं। आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब औरों से भी करवाएं। वीडियो में इतने लोग प्रेजेंट हैं और लाइक छोटा सा नंबर किया हुआ है, ये गलत बात है।
चैनल को लाइक भी करें, साथियों के साथ साझा भी करें। और ये पूरा कंटेंट जो हमने आपको डिलीवर किया है ये अपनी पाठशाला.com जो हमारी वेबसाइट है आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पर आप जाइएगा तो इस प्रकार से 3 लाइनें हैं, उसमें फिर करंट अफेयर सेक्शन है, फिर वहां पर RNA PDF है, वहां पर आपको डेट वाइज हमारी PDF मिल जाती है। और पढ़ने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का बेहतरीन कोर्स यानी कि एकदम PCS लेवल का कोर्स आपको मात्र 1499 में रिकॉर्डेड हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला जो कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर है, वहां पर आपको मिल जाएगा। और जो क्लास में हमने पढ़ाया कंटेंट है वो हमने रिटर्न फॉर्म में नोट्स के रूप में मात्र 1999 में आपके लिए उपलब्ध करा रखा है। आप इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, 7 दिन में घर पर डिलीवर हो जाता है। बेहतरीन कंटेंट है मेरा अपना लिखा हुआ, मेरा अपना कंटेंट जो कि मैंने टीम के माध्यम से लिखवाया है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।